नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया है, यानी कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर ये सभी प्रश्न बनाया गया है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चों एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों के आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। बच्चों यहाँ पे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूछा गया है, जो कि वो हमारा Fe3O4 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है जानते हो? ये भी याद रख लो, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है बच्चों? इसका नाम मैग्नेटाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जो कि लोहा का अयस्क होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे ये है, निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो विभिन्न दिशाओं में जो समान गुण दिया गया है, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहां पे बता के चलो, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर ब्रेविस जालक पूछता तो हम लोग 14 लगाते, और अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक पूछता तो हम लोग 3 लगाते। तो ये आप तीनों प्रश्न को याद रखिएगा। हाँ, अगला बता के चलो, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? बच्चों समान होते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। और बच्चों जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा जी। क्लास लाइक रहता है ना, पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और मैंने बच्चा पार्टी को बताया था कि अब सुबह में भी क्लास होगा, सुबह के 6 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा साथी। ओके चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? बच्चों अगर आपके सामने NaCl आए तो आप FCC लगाइएगा, और अगर CsCl आए तो आप लोग BCC बताइएगा। ये दोनों को याद रखिए, आपका राइट आंसर अभी का फलक केंद्रित हो जाएगा FCC में। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, रवादार ठोस कौन सा होगा? रवादार बच्चों देखो, हीरा ही तो रवादार है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कांच, प्लास्टिक आए, रबर आए, ये सभी के सभी बेरवादार ठोस है, इसीलिए आप इनमें से सभी मत लगाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? वो CrO2 होगा ना। ऑप्शन नंबर ए आप लगा दो, ज्यादातर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके चलो अगला बता के चलो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, मैंने ऊपर बताया। आप यहाँ पे सही किए होंगे, ये उम्मीद है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है? देखो मैंने बताया था, BCC में अगर भरा हुआ पूछे तो बच्चों भरा हुआ 68% होता है, और अगर BCC में क्या पूछे बच्चों, खाली, खाली कितना होता है? इसमें 32% होता है। कितना होता है बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा 32% होता है। ये दोनों को जोड़ दोगे तो 100% हो जाएगा, जो कि भरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मानो कोई यहाँ पे कंटेनर ले लो, इसमें मानो ये कंटेनर 100% का, कितना का? 100% का, लेकिन इसमें से 68% मानो यहाँ तक इसमें भरा हुआ है। तो बच्चों खाली कितना है? 32% है, यानी कि खाली जगह पूछा ना, 32% हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है? क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रैंकल दोष के कारण। अगर क्रिस्टल का घनत्व कम होता है तो वो शॉर्टकी दोष लगाते हैं हम लोग। ओके चलो अगला बता के चलो। बच्चों आंसर जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। बताओ आप लोग, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण बच्चों ठोस का घनत्व या फिर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, और बच्चा
बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हैं और जिसका भी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो और लगता है कि सर अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम में ऐसा क्या पढ़े या फिर कुछ नहीं पढ़े हैं, तो लास्ट टाइम में ऐसा क्या पढ़े जिससे एग्जाम में प्रश्न सीधा लड़े, तो बच्चों मैं आपके लिए तैयार किया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि पूरे बुक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सबको अलग किया गया है। और बच्चों वो हमारी गारंटी होगी कि एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये हर एक साल बच्चों को दिया जाता है और लास्ट टाइम में पढ़ के अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आपकी बारी है बच्चों, इसका चार्ज मात्र 199 है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। मात्र उस नोट्स को आप 25 से 30 दिन पढ़ोगे और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसा लगेगा कि भैया जी अब हम एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि बच्चों ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। जब आप लोग अच्छे नंबर लेके आओगे और आप हमें कॉल करके बताओगे भैया 100% प्रश्न वहीं से लड़ा था, तो बच्चों एक बार इसे जरूर पढ़िएगा लास्ट टाइम में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे बेंजीन कैसा पदार्थ है? बेंजीन बच्चों किसके अंतर्गत आ जाएगा, जल्दी से बताओ? ये प्रतिचुंबकीय है। अगर लौह चुंबकीय के बारे में मैंने ऊपर बताया, अणुचुंबकीय O2 आ जाए तो ये सब ये हमारा क्या होता है, अणुचुंबकीय होता है। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन रवाहीन? बच्चों रवाहीन मतलब क्या है? रवा है लेकिन हीन है वो, तो ये हमारा बेरवादार में आएगा और ये क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा नहीं कि रवादार पूछ लिया तो आप ग्रेफाइट लगा दोगे चले आओगे, नहीं, रवाहीन है बच्चों। चलो जैसे कोई मानो एक आता ना चरित्रहीन, तो चरित्र भी है और हीन मतलब चरित्रहीन, वो उसको चरित्र से हीन है ऐसे बोल सकते हो ना। इसी प्रकार रवाहीन है, रवा इसमें नहीं है। चलो अगला बता के चलो एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी में बच्चों अगर परमाणु पूछे तो 4 होते हैं और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो इसमें 12 होते हैं, तो परमाणु संख्या 4 लगाओगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन किसके बराबर होते हैं? मोलर सांद्रण के, राइट आंसर ऑप्शन डी लगा दो बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे बताओ निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाने वाले होते हैं CHCl3 तथा C2H5OH होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होता है? क्लोरोफॉर्म और मेथेनॉल होता है बच्चों। चलो अगला नंबर मेथेनॉल नहीं सर एथेनॉल। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि विलयन के सांद्रण के व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर बच्चों निर्भर नहीं करता है? विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा ऐसा है बच्चों जो तापक्रम से बिल्कुल स्वतंत्र है? वो मोलालिटी होता है, मोललता होता है। प्रति केजी विलायक में बच्चों घुले हुए मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्रति केजी विलायक है, मोल बट्टा में क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? वो होगा हमारा जल में 1% NaCl का, राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दो। जिसमें वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा वही तो होगा ना। बताओ यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम गोलक में घुलाया जाता है तो घोल को क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? आपने नहीं पढ़ा है कि हमारा W बटा में क्या M होता है गुना में 1000 बटा में V होता है फॉर्मूला, यहां से निकाल लो ना, जल्दी से बता दो। यहाँ पे हमारा W कितना 18 ग्राम दिया गया है और बट्टा में ये देखो ना हमारा कितना यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया ना, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है, गुना में 1000 1000 1000 है तो 1000 लिख दो, आयतन हमारा 1000 दिया गया है। 1000 से 1000 काट दो, 18 दहीन के 180 आ जाएगा, 1/10 बराबर 0.1 हो जाएगा और ये हमारा मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलल बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विलायक वाला बात हुआ ना, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का बच्चों मोलर द्रव्यमान 180 होता है तो इसे कम नहीं कर सकते ना। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? परासरणी दाब को व्यक्त किया जाता है, ये होता है P बराबर CT बटा में R होता है, क्या CRT होता है? एक बार बताओ जल्दी से 20 नंबर सवाल का जवाब। यहाँ पे हमारा पाई बराबर क्या होता था? NRT, तो इससे निकालते हो तो इसके समान तो ये वाला
वाला, P बराबर CRT हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दो बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण के क्रिया में कौन निकल पाते हैं? विलायक के कण होते हैं जो कि पार कर पाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, CaNO3 है और इसमें 2 लगाए, 2 1 3 हो जाएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा जी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? जल्दी से एक बार बता देंगे सभी साथी, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या के योगफल के। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो a माइनस का z कर दो, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा अगर न्यूट्रॉन वाला बात पूछे तो। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है? P बराबर P नोट x, ये राउल्ट का नियम है। P बराबर KHx, ये हेनरी का नियम है। अगला बता के चलो, 26 नंबर सवाल है, परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम को बढ़ाओगे। 27 का ऑप्शन ए लगा दो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, किसी ठोस विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसे किसी विलायक की विशिष्ट मात्रा में घोला जा सकता हो वह निर्भर नहीं करता है किस पर? ये बच्चों निर्भर नहीं करता है दाब पर बच्चों, प्रेशर पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ध्यान रखना, 27 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? मैंने तो बताया था ना, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन में घुले हुए विलय के कणों की प्रकृति पर नहीं होगा, कणों की संख्या पर बच्चों, कणों की संख्या, ये वाला बात आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का बनन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का सापेक्ष बनन। यहाँ पे बताओ 29 नंबर सवाल है, अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों प्रश्न है, और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना बच्चों, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लो सभी साथी। और HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या हो जाएगा? 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला बता के चलेंगे सभी बच्चे, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। राइट आंसर ए लगाएंगे बच्चों। अगला बता दो आप लोग, प्रश्न है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत बच्चों आर्हेनियस साहब ने दिया था। बताओ यहाँ पे प्रश्न है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 33 नंबर सवाल का जवाब बच्चों 0 होता है। राइट आंसर बी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, और पहला नियम बच्चों विद्युत धारा की मात्रा से। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है? ये आपने पढ़ा होगा, एम बराबर क्या होता है? यहाँ पे पढ़ा होगा, एम समानुपाती सीटी होता है। क्या होता है? सीटी। और एम बराबर क्या होता है? जेड सीटी होता है। जेड एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं? यहाँ पे याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक से बता के चलते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे जेड की जगह ई दिया गया, कोई बात नहीं। चलो अगला बता के चलो, 36 नंबर सवाल है, द्वितीयक सेल कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध की क्या इकाई है? विशिष्ट प्रतिरोध को आप प्रतिरोधकता बता के चलते हो। रो बराबर आपने क्या पढ़ा है? रो बराबर आर ए बटा में एल पढ़ा है, पढ़े हो ना। आर का मात्रक क्या होगा? आर का मात्रक बताओ, ओम होता है। आर मतलब प्रतिरोध, ओम होगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है। बटा में लंबाई का भी सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर से उड़ा दो, बचा कौन सा भैया जी? ओम इंटू में सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला बता के चलो बच्चों, यहाँ पे 38 नंबर सवाल है, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को बच्चों किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही तो हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल बच्चों। गैल्वेनिक सेल या फिर इसे वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। यहाँ पे याद रख लो, इसे ही क्या कहते हैं? वोल्टेइक सेल भी इसे कहते हैं। तो ये बात आप
याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल है? ईंधन सेल का उदाहरण है बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपने ये पढ़ा है ना बच्चों, बताओ एक बार जल्दी से। वो हमारा क्या होता है? जी नोट बराबर एल बटा में ए होता है। सेंटीमीटर बटा में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक उड़ा दो, 1/सेंटीमीटर बचा, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन हमसे तो सिर्फ ये एल बाई ए वाला पूछा था, ए लगा दो आप लोग। इसका मात्रक बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चलो अगला नंबर सवाल है कि जब अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक है बच्चों, बताओ एक बार जल्दी से क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर पूछे इसमें बच्चों जब अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग हो तो अभिक्रिया क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बच्चों नहीं बदलती है। अगला बताओ, यहाँ पे 43 नंबर सवाल है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं वो क्या कहलाती है? दो अभिकारक है बच्चों, द्विअणु कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? देखो अगर आपसे शून्य के लिए पूछे तो शून्य के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा प्रथम का बताओ, जल्दी से बताओ, प्रथम का क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। तो द्वितीय का भी बता दो ना सर, एग्जाम में आ सकता है। द्वितीय का क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तीनों याद रख लो आप लोग। अभी का शून्य पूछा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ 45 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ की यहाँ पे किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रिय मात्रा पर बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे ये है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल करेक्ट है। अगला बता के चलो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होगी? शून्य कोटि के लिए बच्चों, ऑप्शन ए लगा दो आप लोग, करेक्ट है। 48 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना दोनों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक कौन थे? वर्जीलियस थे बच्चों, ये याद रखिएगा। ये कब किए थे ये याद रखना, वर्जीलियस साहब ने किया था। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूध क्या है बच्चों? दूध जो है वो क्या है? तो ये है जल में परिक्षेपित वसा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड गम यानी कि गोंद हो जाएगा। लायोफोबिक अलग होता है, फिलिक है ये बच्चों, द्रव स्नेही है ये। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलियन का शोधन होता है? कोलाइडी विलियन का शोधन बच्चों अपोहन के द्वारा होता है, डायलिसिस के द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो याद रखिएगा दोनों को आप लोग। चलो अगला बता के चलो 53 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल प्रभाव बच्चों नहीं पाया जाता, किसमें नहीं? चीनी के घोल में नहीं पाया जाएगा ना। 53 का ए लगा दो आप लोग, करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे दूध एक उदाहरण है। दूध बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायस का उदाहरण है। कभी कभी इसको इमल्सन भी लिख देता है। कैसे? ऐसे इमल्सन लिख देता है, हिंदी यहाँ पे अंग्रेजी को ही हिंदी करके, यहाँ पे देखो अंग्रेजी में इमल्सन लिखा गया है। चलो यहाँ पे 55 नंबर सवाल है, विलायक स्नेही कोलाइड क्या कहलाता है? बच्चों द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या कहते हैं? लायोफिलिक कहते हैं। और द्रव विरागी को लायोफोबिक कहते हैं। तो ये तो आसान प्रश्न है ना। देखो निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है? यहाँ पे कोलाइडल घोल जो नहीं होगा वो पूछा गया है। क्या वो धुआं है, दूध है, जल है या फिर गोंद है? जल्दी से बता के चलो आप लोग। ओके ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जल सर, ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। चलो 57 नंबर सवाल है, अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन, ए वाला ऑप्शन लगा दो बच्चा पार्टी। 58 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा? र से रक्त, र से ऋणात्मक लगाएंगे ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगला बताओ 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ठोस ठोस समुदाय का है? ठोस ठोस समुदाय वाला बता दो, संश्लेषित जैम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला बताओ, x बट्टा में m, क्या बच्चों? x बट्टा में m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाता है? आपने ऐसे करके पढ़ा होगा ना, इसके मध्य वक्र क्या कहलाएगा? जल्दी से बता के चलो। अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष ताप पर बच्चों, और रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर। अगला बता के चलो, प्रश्न क्या है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? बता दो जल्दी से, वो एंजाइम कौन सा है? वो होता है डाइस्टेज। राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? ये रहता है 10 टू दी पावर -5 10 टू दी पावर -7 के बीच। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम का प्रोटीन हो जाएगा। चलो अगला बताओ, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? N2O होता है। क्या बताना एक बार जल्दी से? N2O हो जाएगा साथी। चलो अगला बता के चलो, 66 नंबर सवाल है, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताओ। जिसमें बच्चों आयन होगा वही तो होगा, जैसे NaCl तो Na+ और Cl-, यही तो है आयनिक ये क्रिस्टल के उदाहरण। चलो अगला बताओ, द्रव से नहीं कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या था? आवेश बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, देखो मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे, उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक वर्जिलियस था। कौन था बच्चों? वर्जिलियस साहब। चलो अगला बता के चलो, P2O5, जल्दी से बताओ, फास्फोरस पेंटोक्साइड क्या है? ये अवशोषक है। क्या है? अब्सॉर्बेंट है। ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। चलो 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल ये है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सिफिकेशन के द्वारा बच्चों, इमल्सीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी लगाओगे तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इस क्लास में मैंने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्लास को मैं उम्मीद करूंगा ध्यान से देखे होंगे आप लोग, और बच्चों इसको जो है अच्छे से जरूर याद करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, डेली क्लास ज्वाइन करिएगा, और बच्चों सब्सक्राइब और लाइक तो करके जाइएगा ना। ओके, मिलते हैं फिर।